अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। सो आज हम जो है टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, इससे पहले हमने 2 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस की हैं जो कि सपोर्टिंग एमसीक्यूज़ हैं और ये भी बेसिक और सपोर्टिंग एमसीक्यूज़ हैं एमडीकेट के हवाले से। ओके, फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया से। ठीक है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? बेसिकली नाइट्रोफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन के अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है हमारे पास डी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बेसिकली काम करते हैं, ये अमोनिया जो होता है उस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो गया। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट कॉमन इन ऑल बैक्टीरिया। अच्छा, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो कॉमन नहीं है? कॉमन का मतलब है जो सभी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सभी बैक्टीरिया के अंदर होगा। राइबोसोम जो कि 70S टाइप होगा सभी बैक्टीरिया के अंदर होगा। ठीक है, कैप्सूल जो है वो सभी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी नहीं है, सभी बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हैं अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट कॉमन इन ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर है जो सभी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर टाइप के बैक्टीरिया के अंदर होंगे, राइबोसोम भी होंगे 70S टाइप राइबोसोम, और जो कैप्सूल है ना ये सारे बैक्टीरिया के अंदर यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं होते, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये ऐसा पार्ट है जो सभी बैक्टीरिया के अंदर यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। बाकी न्यूक्लियोइड जो है न्यूक्लिक मटेरियल है। ओके, एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास, डैश इज द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किसको हम इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं? बेसिकली जो बैक्टीरिया के सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ज़्यादातर नहीं होते, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कभी कभार क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, एक्सटेंशन पैदा हो जाती है इनके अंदर। वो एक्सटेंशन या तो वेजिकल के फॉर्म में होंगे, या तो ट्यूब्स के फॉर्म में होंगे, या तो वो जो है ना डिफरेंट किस्म के लेयर के फॉर्म में या लेमेला के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हम उन इन्वेजिनेशंस को बेसिकली नाम देते हैं मीजोजोम का नाम देते हैं। तो ये एज ए कंसिडर किया जाता है, एक सेल ऑर्गेनेली कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो उनकी जगह हम कहते हैं कि मीजोजोम प्रेजेंट होता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, सम बैक्टीरिया आर नॉट इजीली किल्ड बिकॉज ऑफ। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली किल नहीं कर सकते, या हमारा जो होस्ट सेल है वो इजीली किल नहीं कर सकता। क्यों? इसका रीजन क्या है, वजह क्या है? नंबर 1 है, ऑप्शन ए है काइटिनियस सेल वॉल। नहीं, इसके अंदर तो सेल वॉल जो है ना वो काइटिन का बना ही नहीं होता है। प्लाज्मिड कैप्सूल एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन, मीजोजोम्स, देयर टॉलरेंस एबिलिटी। अच्छा, ये आप कह सकते हो कि इनके अंदर जो है ना ज़्यादा टॉलरेंस एबिलिटी है, लेकिन वो टॉलरेंस एबिलिटी किस वजह से? वो है कैप्सूल की वजह से। ठीक है, जो लिविंग बैक्टीरिया है उनके अंदर कैप्सूल जो है वो एज अ प्रोटेक्ट कर रहा है होस्ट सेल से बचाने के लिए, और इस जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उन एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इस एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर जो 6 है हमारे पास, म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द ट्रेश ऑफ बैक्टीरिया। अब आपको पता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं कि ये जो है म्यूरिन का बना है। बेसिकली सेल वॉल के अंदर एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और उसके अलावा एक एसिड होता है जिसको हम म्यूरेमिक एसिड बोल रहे हैं, तो ये म्यूरेमिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन क्रिस्टल वायोलेट डाई एंड स्टेन डैश ऑन ग्राम सस्टेनिंग। ग्राम सस्टेनिंग जो टेक्निक है उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया हैं, सॉरी ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं वो क्रिस्टल वायोलेट कलर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, और ये जो अपीयर होते हैं कलर के अंदर एज अ पर्पल और ब्लू अपीयर होते हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि ये स्टेन होंगे पर्पल और ब्लू। अच्छा, उसके अलावा अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव जो है वो क्रिस्टल वायोलेट कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो जो एक्सेप्ट करता है वो सफरानियन कलर को एक्सेप्ट करता है, और उसकी जो अपीयरेंस होती है या उसका जो स्टेन होता है वो कौन सा होता है, पिंक और उसका जो अपीयरेंस होता है वो पिंक और रेड होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है जो कॉलम टाइप है। हमारे पास 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, इन दोनों को हमें मैच करना है। बेसिकली यहाँ पे एमसीक्यूज ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कॉलम जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने नहीं लिखा है, गलती हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर। इनमें से इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम है ए और बी, एक पेयर बना रहे हैं, इसमें से हमें जो है जो करेक्ट नहीं है गलत है उस पेयर को आइडेंटिफाई कर रहा है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थिन सेल वाल, ये पेयर तो सही है क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंगल लेयर होता है, इसीलिए उनका सेल वाल क्या होता है, थिन होता है। बैक्टीरियल राइबोसोम 70S के होते हैं, ये भी पेयर बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड हमारे पास पेयर है सार्सिना, अ लॉन्ग चेन ऑफ कॉक्साई। बेसिकली सार्सिना हम बोलते हैं 8 बैक्टीरिया के क्यूब को। जब 8 बैक्टीरिया 8 कॉक्साई जो हैं क्यूब के शेप में आ जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सार्सिना बोलेंगे। यहाँ पे लॉन्ग चेन लिखा है, इसका मतलब ये वाला पेयर क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं कंजुगेशन पिलाई।
अभी ये वाला पेयर भी ठीक है, क्योंकि जो कंजुगेशन वाला प्रोसेस होता है वो इस ऑर्गेनेली के थ्रू होता है, यही साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है जिसके थ्रू कंजुगेशन होती है, यानी जेनेटिक मटेरियल की रिकॉम्बिनेशन होती है या एक्सचेंज होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ये पेयर भी ठीक है। उसके अलावा पेयर हमारे पास 5 है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हाई लिपोप्रोटीन कंटेंट। ये एमसीक्यूज भी, ये पेयर भी गलत है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का जो है इनर लेयर मौजूद होगा, आउटर लेयर मौजूद ही नहीं होगा, तो उसके अंदर जो लिपोप्रोटीन का कंटेंट होगा वो बहुत ही कम होगा, हाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जो पेयर गलत मिले हैं वो कौन से हैं? नंबर 3 और नंबर 5। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये है कि जो पेयर 3 और 5 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। हमें यही आइडेंटिफाई करने थे। 9 हमारे पास है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी सरफेस से किल करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट केमिकल टू बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, बेसिकली डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं किसी सरफेस पे, चाहे वो सरफेस लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, उसको हम डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। जो लिविंग सरफेस पे अप्लाई होता है उसको हम जो है वो एंटीसेप्टिक का नाम देते हैं। जो नॉर्मली नॉन लिविंग सरफेस पे अप्लाई होते हैं डिसइंफेक्टेंट, उनको हम डिसइंफेक्टेंट ही बोलेंगे। अच्छा, तो इनमें से कौन सा केमिकल है जो हम कहेंगे कि जो पहली मर्तबा जो है यूज़ किया गया था? वो है फिनोल। फिनोल ऐसा केमिकल है जिसको फर्स्ट टाइम एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया गया था। एमसीक्यू नंबर 11 है हमारे पास, डैश इज एन आइडियल डिसइंफेक्टेंट दैट किल्स माइक्रोब्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, वो कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो कि आइडियल है, जो कि कम से कम टाइम के अंदर क्या कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। वो हमारे पास एंटीसेप्टिक है। आइडियल डिसइंफेक्टेंट को ही हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और दूसरी बात, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस ये है कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये जनरल टर्म है, ये सभी पे अप्लाई होगा, लेकिन एंटीसेप्टिक ऐसे डिसइंफेक्टेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग टिश्यू पे ही अप्लाई होते हैं, और ये जल्दी से जल्दी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 हमारे पास है, डैश काजेस आई इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न बेबीज। जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर आई का इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। वो आई का इन्फेक्शन बेसिकली नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया के बचने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसको हम सिल्वर नाइट्रेट या हैवी मेटल बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू इससे ही रिलेटेड है, डैश इज यूज्ड इन द आईज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय नेजेरिया गोनोरिया। ठीक है, नेजेरिया गोनोरिया जो कि आई के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, उससे बचने के लिए कौन सा मटीरियल यूज़ किया जाता है? वो एक हैवी मेटल यूज़ किया जाता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम नाम देंगे सिल्वर नाइट्रेट का। ओके, ये हमारा है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, हम इनको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। इसको यूज किया जाता है बैक्टीरिया से बचने के लिए। स्टेरिलाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय, अब स्टेरिलाइजेशन जिसको हम बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? किसी भी सरफेस से किल करते हैं, वो किस केमिकल के थ्रू अचीव किया जाता है या उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? उसमें केमिकल यूज किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको हम इन शॉर्ट ETO बोलते हैं। ETO, इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज है 15। इन पास्चुराइजेशन एनी सैंपल हीटेड एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 सेकेंड्स। अब देखिए, पास्चुराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी लिक्विड मटेरियल को, किसी भी इंजेस्टिव लिक्विड को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। उसके बाद हम उस लिक्विड को हम क्या कर देते हैं? प्रिजर्व कर देते हैं या पैक कर देते हैं डब्बों के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर हम टेम्परेचर कम देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमारे पास 72 सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमें इसको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड ही गर्म करना होगा। ठीक है, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है हमारे पास, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग इज कॉल्ड एज। अगर हम किसी भी सरफेस, ऐसे सरफेस को किसी फ्लेम के करीब लेके जाते हैं, किसी आग के करीब लेके जाते हैं और उस सरफेस पे जो बैक्टीरिया अवेलेबल है वो खत्म हो जाते हैं, इस तरीके से बैक्टीरिया को किल करने को हम क्या बोलते हैं? इंसिनरेशन बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया बाय बर्निंग, इस प्रोसेस को हम इंसिनरेशन का नाम देंगे। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 17 है, रैपिड फ्रीजिंग अंडर वैक्यूम इज कॉल्ड एज। यानी वैक्यूम के अंदर हम जो है रैपिड फ्रीजिंग जो करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को हम लियोफाइलाइजेशन बोलते हैं। लियोफाइलाइजेशन, एमसीक्यूज नंबर ऑप्शन नंबर सी, लियोफाइलाइजेशन। ओके, एमसीक्यू नंबर 18 है हमारे पास, डैश आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कौन सी चीज है जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या की जाती है? ऑब्टेन की जाती है। अब हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो बेसिकली हम जो ऑब्टेन करते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं, तो हम एंटीबायोटिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी स्ट्रक्चर है जो हर किस्म के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है? ठीक है, इस टाइप का एमसीक्यूज हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो स्लाइम जो कि हर बैक्टीरिया के अंदर कॉमन नहीं होगा, फ्लैजेला भी हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ दी जो
कॉक्साई बैक्टीरिया है उनके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है। उसके अलावा राइबोसोम जो है 70 टाइप राइबोसोम जो है वो हर टाइप के अंदर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, एमसीक्यू नंबर 20 हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज इनसाइड ह्यूमन इंटेस्टाइन सिंथेसाइज। जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनीज अवेलेबल हैं वो क्या सिंथेसाइज करती हैं? कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, विटामिन बनाती हैं, अमीनो एसिड बनाती हैं। डेफिनेटली विटामिन सी बनाएंगी, और लेकिन कौन सा विटामिन बनाती हैं? ये विटामिन बी और विटामिन के बनाती हैं। ठीक है, विटामिन बी के अंदर भी राइबोफ्लेविन विटामिन जो है ना वो बनाती हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज हमारे पास है 21 बैक्टीरियो क्लोरोफिल आर पिगमेंट्स। जो पिगमेंट्स हैं जिनके थ्रू ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो पिगमेंट किसके अंदर इंक्लोज होते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो पिगमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होंगे? डिस्पर्स होंगे। लेकिन हम देखेंगे कि कभी कभार जो है ये पिगमेंट्स कुछ वेजिकल्स के फॉर्म में इंक्लोज होते हैं। उन वेजिकल्स को हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, जिनके अंदर जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल इंक्लोज होता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 22 है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज इन बैक्टीरिया इज अ वे ऑफ डैश। एंडोस्पोर फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो बैक्टीरिया के अंदर क्यों होता है, या ये प्रोसेस बैक्टीरिया क्यों करता है? ये रिप्रोडक्शन के लिए करता है, सर्वाइवल के लिए करता है, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए करता है? डेफिनेटली ये बैक्टीरिया हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए करता है। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो जाती है, हार्श हो जाती है, तब ये बैक्टीरिया क्या करता है? अपना जेनेटिक मटीरियल और कुछ जो वैल्यूएबल प्रोटीन्स हैं या एंजाइम हैं उनको इनक्लोज कर देता है एक स्पोर के फॉर्म में, जिसको हम एंडोस्पोर बोलेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर इतनी रेजिस्टेंट है, ये हार्ड से हार्ड जो कंडीशंस होंगी, हार्श कंडीशन, उनके अंदर भी सर्वाइव करेगा। हाई टेम्परेचर होगा उनके अंदर भी सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ये सर्वाइव करने का एक मेथड है, एक तरीका है जिसके थ्रू बैक्टीरिया जो है ना वो लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव करते हैं। जब कंडीशन इस एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मल होंगे तो फिर से इस एंडोस्पर्म से जो है नया बैक्टीरिया बन जाएगा। ओके, एमसीक्यू 23 हमारे पास है, केमिकल सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यूज। वो कौन सी सब्सटेंस है जो कि लिविंग टिश्यू के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है? वो डेफिनेटली हमारे पास एंटीबायोटिक्स ही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 24, डैश हेलोजन आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक आर डिसइंफेक्टेंट। कौन से हेलोजन है जिनको हम एज एंटीसेप्टिक के तौर पे हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। वो हमें पता है क्लोरीन और आयोडीन ही हैं जिनको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 25, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन ऑन दी बेसिस ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का है? कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट तो दोनों के अंदर मौजूद होता है, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, थोड़ी अमाउंट के अंदर होता है लेकिन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन भी दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, लिपिड भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है इसका डिफरेंस है। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल जो प्लांट के अलावा, प्लांट को छोड़कर हम दूसरे अगर यूकैरियोटिक सेल देखेंगे या एनिमल के यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल होता है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। उसके अलावा प्लांट के सेल की मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 26 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग बैक्टीरिया। कौन सा है जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का मेथड नहीं है? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है यूज ऑफ ड्रे हीट, रेडिएशंस, रेफ्रिजरेशन, यूजेज ऑफ स्टीम। इनमें से कौन सा मेथड है जिसको हम यूज़ नहीं करते बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए? वो मेरे ख्याल से होगा ऑप्शन नंबर डी, यूज़ ऑफ स्टीम। ठीक है, क्योंकि स्टीम का यूज़ हमने जो है ना कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने रेडिएशंस के थ्रू भी बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, इस मेथड के थ्रू भी बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन स्टीम वाला मेथड हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। कौन से एल्डिहाइड हैं? दो एल्डिहाइड हैं जिनको हम एज अ यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। ठीक है, वो हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड और उसके अलावा है ग्लूटाराल्डिहाइड। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड सी करेक्ट। ओके, एमसीक्यूज हमारे पास, टू प्रिवेंट द मिल्क, एप्पल जूस, हनी फ्रॉम स्टोरेज। कौन सा प्रोसेस है जिसको, कौन सी टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम जो है दूध और एप्पल जूस और हनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं? ठीक है, लियोफाइलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेव, इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम फ्लेम के थ्रू बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, ये होगा हमारे पास पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो है मिल्क और दूसरी जो इंजेस्टेबल जो लिक्विड्स हैं उनको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होने के बाद हम उनको क्या कर देते हैं? डब्बों के अंदर पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा पास्चुराइजेशन। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 29 हमारे पास एमसीक्यूज है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हमने क्यों अलग किया है? एक तो हम डेफिनेटली उसकी स्टैंडिंग के बुनियाद पे ही हमने अलग किया है, लेकिन उसकी स्टैंडिंग भी डिफरेंट क्यों आ रही है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल।
इन दोनों की सेल वॉल के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन के मल्टी लेयर्ड मौजूद होते हैं, इनके अंदर सिंगल लेयर मौजूद होता है। इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन का एक इनर लेयर मौजूद है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के दोनों लेयर मौजूद होते हैं, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन का सिंगल लेयर मौजूद है। ठीक है, तो ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है, इसके हिसाब से हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है एक दूसरे से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास MCQs 30 है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड एज, उसको हम स्टेरिलाइजेशन बोलेंगे। ये MCQs हम पहले भी डिस्कस करके आए। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय, ये बैक्टीरिया की हिस्ट्री से सवाल है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी है, वो दी है रॉबर्ट कोच ने। MCQs नंबर हमारे पास है 32। स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया बिलोंग टू जीनस, अब सबसे जो छोटा बैक्टीरिया है साइज के अंदर वो किस फाइलम से किस जीनम से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है माइकोप्लाज्मा से। माइकोप्लाज्मा जो जीनस है, इसकी जो भी स्पीशीज है वो साइज के अंदर क्या होती है, शॉर्ट होती है दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरिजन के अंदर। उसके बाद हमारे पास MCQs है 33। डैश डज नॉट प्ले रोल इन जनरल मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी, ठीक है, कौन सा पार्ट है जो कि जनरल फिजियोलॉजी के अंदर या मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करता। क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, सर्कुलर DNA है, जो कि जिसका जो है बॉडी की मेटाबॉलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका बॉडी की मेटाबॉलिज्म से कोई रिलेशन नहीं है, या हम कहेंगे कि उसका जो है बॉडी की फिजियोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। ये जस्ट जो है एक तो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी इंक्रीज करता है, उसके अलावा हम कहेंगे कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है प्लाज्मिड। ओके,